नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि रूस और ब्राजील में लगातार कोरोना के हजारों मामले सामने आते हुए नजर आ रही हैं। शुक्रवार को भी दुनिया भर में कोरोना के तकरीबन 97,000 नए केस सामने आ चुके हैं। इसके बाद कुल मामले बढ़कर 40,10,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। उधर बीते 24 घंटे में 5,500 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2,76,000 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में अभी भी रोजाना सबसे ज्यादा मौतें देखी जा रही हैं। ब्रिटेन, भारत और पेरू में भी लगातार कोरोना के हजारों मामले सामने आते जा रहे हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 मामले राजधानी सियोल में सामने आए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना का दंश झेल रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका बताया जा रहा है। वहीं रूस में भी कोविड-19 के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। रूस में पिछले 5 दिनों में हर रोज 10,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही हैं। रूस में मरीजों की संख्या लगभग 2 लाख हो चुकी है। हालांकि रूस के लिए राहत भरी खबर यह है कि यहां रोजाना मौतों की दर 0.9% बताई जा रही है। ये भी आपको बता दें कि रूस में कोरोना के चलते 1,723 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में रूस 5वें नंबर पर है। वहीं रूस की सरकार कोरोना को रोकने के लिए जी जान से जुटी हुई है। सरकार ने देश में 85 हॉटस्पॉट की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अब बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका लगातार चीन पर हमला बोल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक ने कहा है कि चीन ने कोविड-19 से हुई मौतों का असली आंकड़ा छुपाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि चीन ये छुपाना चाहता है कि वुहान लैब की हालत ठीक नहीं थी और कोविड-19 वहीं से फैलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि चीन दुनिया से काफी चीजें छुपा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें जवाब चाहिए, लोग अब भी मर रहे हैं। जॉन्स हॉपिंसन यूनिवर्सिटी के मुताबिक शुक्रवार तक 78,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 के चलते मौत हो चुकी है। और वहीं चीन की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी के चलते चीन की अर्थव्यवस्था हिल गई है। कई लोगों के हाथों से नौकरियां चली गई हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन में बेरोजगारी का आंकड़ा 4% से बढ़कर 5% हो गया है। यह आंकड़ा सिर्फ चीन के शहरी इलाकों में पैदा हुई बेरोजगारी का है। चीन में मार्च में बेरोजगारी की दर 5.9% थी, जबकि फरवरी में ये 6.2% थी। चीन के विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर विली लैम का कहना है कि चीन की बेरोजगारी दर जानबूझकर कम बताई जा रही है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की निजी सहायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, उन्हें कोरोना हो चुका है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के किसी भी सदस्य का वायरस से संक्रमित होने का ये तीसरा मामला है। आपको बता दें कि सहायक पिछले काफी हफ्तों से इवांका के साथ में नहीं थी। वो पिछले 2 हफ्तों से और उससे भी पहले से टेली वर्किंग का काम कर रही थी। उनका परीक्षण अब किया गया था, जिसमें संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं इससे पहले एक महिला अधिकारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका जो है, उनकी सहायक कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमण के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं थे। उनका टेस्ट किया गया, जिसके बाद वो पॉजिटिव पाई गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैल रही थीं और शाह के बीमार होने का दावा
किया जा रहा था। इन सभी खबरों को विराम देते हुए शाह ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर से एक संदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि लोगों ने मेरी मौत के लिए दुआ भी मांगी, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से स्वास्थ्य और भी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन ऐसा करने वालों के लिए उन्होंने लिखा है कि ये बेकार की बातें छोड़े, मुझे मेरा काम करने दें, और अफवाह फैलाने वालों का धन्यवाद भी उनके द्वारा किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आज वीर सपूत और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इस मौके पर देश भर में कई नेता उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर याद करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि भारत माता के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर नमन। देश प्रेम, स्वाभिमान, पराक्रम से भरी उनकी गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1800 है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या है 1800। जो डिस्चार्जेस हुए हैं, जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 1399। कल 4525 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई विभिन्न प्रयोगशालाओं में, और पूल के माध्यम से जो हम टेस्टिंग करते हैं 334 पूल कल भी लगाए गए, जिसमें से 25 पूल पॉजिटिव आए थे। अब तक प्रदेश में कुल 1,24,791 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। ये संख्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाते हुए है। हमारे प्रदेश में त्रिस्तरीय चिकित्सकीय ढांचा तैयार किया गया है, L1, L2, L3 का, वो आप जानते हैं। इसके अंतर्गत अब 53,459 53459 बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है। इतने मरीज आने तक हम इन सभी को जो चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था है वो हम फैसिलिटी में करवाने में अब हम सक्षम हैं। इनमें से 24,266 बेड की व्यवस्था प्रदेश के राजकीय और जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनके माध्यम से करवाई गई है, और चिकित्सा विभाग के अस्पतालों एवं अन्य जो भवन लेकर के जिनको हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया है, उनके माध्यम से 29,193 बेड्स की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 53,459 बेड्स की व्यवस्था है। और वहीं देश भर में कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रवासियों को लाया और भेजा जा रहा है। इस बीच सभी प्रवासियों की टेस्टिंग भी की जा रही है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में कुल 31 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक राज्य में 31 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,762 हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि अब कोरोना मरीजों के एक्टिव मामले 1,574 रह गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा वार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि अफसोस की बात है कि जिस काम को खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा को करना चाहिए, ममता दीदी को करना चाहिए, कि वहाँ के जो उनके पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनकी जो है वो जो भलाई है उसके लिए क्या करना है उन्हें खुद करना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार को बार बार उनसे विनती नहीं करने की ज़रूरत है, चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस की बात है कि बार बार उनको कहा जा रहा है कि भैया
आप जो है वो अपने पश्चिम बंगाल के लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करिए। केंद्र सरकार आपकी पूरी मदद करने को तैयार है और कर रही है, लेकिन वो अभी भी उसको सोचने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं। राहुल बाबा को अपने मम्मी जी के समय के पीएमओ के हैंगओवर से बाहर निकल करके मोदी जी के पीएमओ की हकीकत को समझना चाहिए। ये वो समय नहीं है जब नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के राहुल बाबा अध्यादेशों को, जिसे कि संसद को पास करना होता था, जिसे कैबिनेट पास करती है, उसे फाड़ दिया करते थे। इसलिए जो है वो अपने दिमाग से भय पैदा करने का, भ्रम पैदा करने के भूत को निकालें, उससे अपने दिमाग को मुक्त करें और सनकी सियासत से बाहर आएं। क्योंकि आज देश जो है वो इस संकट के समय में ईमानदारी के साथ इस तरह के जो नकारात्मक सियासत करने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं कर रहा है। आपको किसी तरह का सुझाव, आपके पास सुझाव है नहीं, आप जो है वो सवाल ज़्यादा करते हैं, सुझाव आपके पास ज़ीरो, सुझाव में ज़ीरो और सवाल में हीरो बने हुए हैं। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि इस तरह के नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक बातों से दिमाग पर भी नकारात्मक असर पड़ जाता है। इस नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और उनकी अपील पर पूरा देश एकजुटता के साथ, मुस्तैदी के साथ, एकता के साथ कोरोना की चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ रहा है और समाज का सभी वर्ग कोरोना को परास्त करने के संकल्प के साथ लड़ रहा है और पूरी तरह से संयम, अनुशासन के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए लड़ रहा है। इसी तरह से अल्पसंख्यक समाज भी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पुख्ता तरीके से सभी दिशा निर्देशों का भी पालन कर रहा है और साथ ही साथ जो कोरोना के खिलाफ जंग है, कोरोना के खिलाफ जो हमारी सामूहिक लड़ाई है, उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता की सरकार का रुख सकारात्मक नहीं है। इसके अलावा केसी त्यागी ने केजरीवाल सरकार को भ्रामक बताया। कोरोना वायरस के इस संकट के दौर में केंद्र और राज्य समूचे देश में मिलकर के काम कर रहे हैं। एमएचए की जो गाइडलाइंस हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद बनाई जाती है। मुझे अफसोस है कि ममता बनर्जी सरकार का रुख सकारात्मक नहीं। भी इसका क्रेडिट लेने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार से और से भी कहा गया था कि वो इनके पैसे देंगे। केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बिहार सरकार के बीच में रजाबंदी है। 85% वाहन रेलवे करती है, 15% वाहन बिहार सरकार करती है। जब वो चले जाते हैं बिहार में, उसके बाद उनको 500 रुपये और अतिरिक्त बिहार सरकार की तरफ से घर जाने के लिए दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार का प्रचार भ्रामक है। Satyen Jain bhi can take money for the migrants labor. They have been staying shelter home last 2 months for will be get money pay off for tickets. दिल्ली गवर्नमेंट पेड ऑफ इट। दिल्ली गवर्नमेंट सरकार पैसा दे रही है जो भी और चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गोवा की। जी हां, आपको बता दें कि गोवा के एसपी शोभित सक्सेना ने बताया है कि कोरोना के चलते अपराधों में कमी आई है। सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या भी कम हो चुकी है। केसेस लॉकडाउन वायलेशन के, जो नॉर्मल क्राइम के केसेस हैं वो हमारे केसेस बहुत कम हो गए रजिस्ट्रेशन के। दे हैव गॉन डाउन टू एज मच एज 67% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ केसेस। Last year in this period there were around 300 cases. This year we have only registered 100 cases so far. So this year the number of cases of crime has gone down drastically. एक्शन हमने देखा है वो जो सबसे अच्छा है वो फिगर है एक्सीडेंट्स का। गोवा में नॉर्मली एक्सीडेंट का है एटलीस्ट 1 डेथ पर डे का रेट है, विच इज़ अ वेरी हाई रेट of accidents in Goa, but during this period it has almost gone down to 0 because of lockdown, because people could not come out, तो लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो एक्सीडेंट्स का रेट बहुत कम हुआ है। इसके अलावा थेफ्ट, रॉबरी, हर्ट, बर्गलरी
ये सब क्राइम्स में बहुत रिडक्शन है। ज़्यादातर जो केसेस जैसा मैंने बताया था अराउंड 650 केसेस तो लॉकडाउन वायलेशन के हुए हैं। उसके अलावा क्राइम के जो केसेस हुए हैं वो ऐसा है कि कभी दो पार्टीज़ में लड़ाई हो गई किसी बात पे, या कहीं मार्केट में लड़ाई हो गई, छोटे मोटे एक्सीडेंट, वो सब हुआ है, दैट इज़ देयर, बट दैट इज़ इन वेरी लेस क्वांटिटी देन लास्ट ईयर। दैट्स द डिफरेंस। हाँ, मर्डर रेप के इंसिडेंट्स हुए हैं। आई थिंक 3-4 मर्डर के इंसिडेंट्स हुए हैं इस टाइम में, 2-3 रेप के इंसिडेंट्स हुए हैं। दे हैव ऑल बिन सॉल्व्ड, तो वो इंसिडेंट्स तो हुए हैं इस लॉक। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के काल में सरकार को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, जिसे कम करने के लिए सरकार ने शराब के ठेकों को खोल दिया है। इसके बाद देश भर से अलग अलग वीडियो सामने आ रही हैं। उन वीडियोस में से एक वीडियो दिल्ली का है, जहां एक शराबी पीसीआर के सामने रो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये रो रहा है, और इसने अपना हाथ भी गाड़ी के शीशे पर मारा, जिसके बाद गाड़ी के शीशे में क्रैक आ गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से शराबी पीसीआर के सामने खड़ा हुआ है, हंगामा कर रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से शराब पिए हुए था ये व्यक्ति, और लगातार पीसीआर के सामने रो रहा था, और इसने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कई प्रवासी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। एक गर्भवती महिला प्रवासी आश्रय में रुकी हुई है, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, और उसके माता पिता ने उस बच्ची का नाम कोरोना रखा है। उनका कहना है कि वो कोरोना के चलते वहां फंसे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने उस बच्ची का नाम कोरोना रखा है। प्रेग्नेंट थी, तो ये लोग भी देखिए कि यहाँ इतने लोग रुके हुए हैं, तो यहीं पे वो लोग रुक गए, और रुक जाने के बाद तभी से वो लोग यहीं पे हैं। यहीं पे इन लोगों का रहना, खाना पीना सब कुछ यहीं पे किया जा रहा है। और इसी बीच आज सुबह 8 बजे के दौरान, 8 बजे के लगभग उस माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। आज शनिवार का दिन है, मैया घाघर बुढ़ी का दिन है, और आज के दिन माँ का दरबार में एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम क्या रखा जा रहा है? ये इसके पिताजी जो हैं, ये लोग तो नाम रख रहे हैं कोरोना। क्यों? अब ये क्योंकि ये लोग माने इस माहौल में ये लोग फंस गए हैं कि अब ये लोग घर भी नहीं जा सकते हैं, और इसके पिताजी जो है बर्दवान में एक चासी का काम करता है, तो अब वही है कि घर भी नहीं जा सक रहा है, ना बर्दवान जा सक रहा है। तो ये जो मुश्किल में ये लोग पड़ा है, इसमें पढ़ने का मेन कारण है कोरोना, तो इसीलिए वो लोगों ने नाम रखा है बेटी का कोरोना। तो आपने देखा किस तरह से बेटी का नाम कोरोना रख दिया गया है। और कुछ ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली थी, जहां पर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से एक का नाम कोरोना और दूसरे का नाम कोविड-19 रखा गया था। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खेमका से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम लगातार बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ उद्योगपति संजीव खेमका जी मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कुछ अपने नजरिए से देखते हैं, उद्योगों की नजर से देखते हैं कि अर्थव्यवस्था भारत की कैसी होने वाली है, उनसे बात करेंगे। सर, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। संजीव जी, कैसे देखते हैं अर्थव्यवस्था को? तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं पैनिक है तो कहीं इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को लोग कह रहे हैं कि सामने आएगा। सबसे पहले तो अभी जो ये कोरोना है, इसको जाने में वक्त लगेगा। हम जो कह रहे हैं आज के टाइम में, इट्स ए न्यू नॉर्मल। तो नॉर्मली अब हम लोग जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ रखने हैं, सैनिटाइज करने हैं, इसको हमारे को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लॉकडाउन ख़त्म होता है, कब ख़त्म होता है, उस चीज़ पे हमारे को अटकले और गेस वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मानना है अगले 1 साल तक तो हमारे को इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर हमारे को इसको और ज़्यादा आपदा को बढ़ाना नहीं तो। जी।
दूसरा, धीरे धीरे इकॉनमी खुलेगी तो भी इस हिसाब से नहीं खुलेगी कि हम जैसे पहले करते थे वैसा हम ओपनली कर पाएंगे। अब एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, उद्योगों पे क्या असर पड़ेगा। अगर आज हम देखें कि ये खाली भारत की प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम देखेंगे सारे देश इससे पीड़ित हैं, सब देशों में ये फैला हुआ है, सब देशों के अंदर ये में मरीज हैं और सब देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो सभी लोग एक तरीके से स्थिर हो गए हैं अर्थव्यवस्था दुनिया भर की, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। तो अब इसके अंदर जब होता है कि सब कुछ रुका हुआ है, हर देश करेंसी प्रिंट कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, तो उस केस के अंदर हमें ये देखना है कि भारत देश के अंदर हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकट्ठे काम करना पड़ेगा, चाहे वो फैक्ट्री ओनर हो, मजदूर हो, सरकार हो, मिलके हमारे को आपसी प्रेम से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम देश को अब अग्रिम श्रेणी में ले जाएं सारे विश्व में। उसको ले जाने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि उसकी गलती है, इसकी गलती, क्योंकि अभी तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। अगर हम देखें हर लेवल के ऊपर, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट, सेंटर, उन लोगों ने रोज़ सुबह शाम रात 24 घंटे ना दिन सोचा ना रात, और उन्होंने जिस हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया है वो काबिलिय तारीफ़ है। लोगों को लगता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब भी कोई इतनी बड़ी चीज़ होती है कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सरकार ने बेस्ट ऑप्शन लिया है। कोई कहता है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, कोई कहता है लॉकडाउन होना चाहिए था। हम उन सब चीज़ों को छोड़ें, हम ये मान के चलें कि सरकार जो कर रही है हमारे लिए, सबके लिए कर रही है। हम कई बार ये सोचने लगते हैं कि सरकार ये क्यों कर रही है। सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ हैं। हम ये सोच के साथ जब चलेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें, अगर हम बात करें, हम टीवी पे रोज़ देखते हैं पीपी किट जो कि पहले इंपोर्ट होती थी, आज के दिन भारतवर्ष और इंडिया 1,75,000 पीपी किट रोज़ की बना रहा है। अगर वो 1,000 रुपये की है या 800 रुपये की, कोई भी उसका दाम है, तो हम एक तरीके से लेके चलें 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए की चीज़ जो कि रोज़ की बाहर से हम इंपोर्ट करते, आज वो देश में बन रही है। तो ये पॉजिटिव हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहेंगे कि गाड़ियों की सेल कम हो जाएगी, मेरा ये मानना है कि गाड़ियों की सेल कम नहीं होगी। जब इकॉनमी खुलेगी हर इंसान जो पहले नहीं कर पाया है वो करने की इच्छा रखेगा। इंसान को ये लग गया है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए थी और मैंने नहीं करी थी, तो हो सकता है उस सोच में वो गाड़ी खरीदेगा अगर पैसे होंगे तो। ओला उबर का बिक्री चलेगी। ओला उबर आज के दिन खाने पीने के सामान की डिलीवरी पे लग गया है। आदमी को लगेगा मैं ओला उबर में ना बैठूं, दूसरे सिनेरियो में वो कहेगा मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊं क्योंकि मैंने खुद साफ़ करी हुई है। तो इस केस में सिनेरियो मल्टीपल नंबर ऑफ चीज़ें होंगी जिससे कि किसी भी चीज़ की, मेरे को नहीं लगता ये शॉर्ट टर्म डाउनफॉल रहेगा। शॉर्ट टर्म हम कहें इकॉनमी डाउन रहेगी, हाँ, क्योंकि अगर 3 महीने वाइप ऑफ हो गए 12 महीने में से, तो हम ऑटोमेटिकली ले 30% तो इकॉनमी अपने आप डाउन हो गई। तो अगर वो 30% ऑटोमेटिकली कम हो गई क्योंकि 3 महीने 4 महीने देश चला ही नहीं, सब कुछ रुका हुआ है, तो अगर हम उसको 8 महीने के पैमाने पे देखेंगे तो 10% डाउन रहेगी। 12 महीने के पैमाने पे देखेंगे तो वो 30% डाउन है। तो ये सोच कि 3 महीने हमें अपने कैलेंडर से अर्थव्यवस्था के बाहर करने हैं, अगर हम ये सोचते हुए पॉजिटिव थिंकिंग से जाएंगे तो हमारे लिए 2021-22। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है, और वाकई में कारोबारी जो कि काफ़ी परेशान फिलहाल नज़र आ रही हैं, उनके बारे में एक बात ज़रूर कही जा रही है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। और चलिए इसी के साथ फ़िलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।